में। तो शुरू करते हैं वीडियो को, चलिए। तो सबसे पहला सेक्शन ए पार्ट है, ये सैम्पल पेपर है 2025-26 का, इस सेशन का जो सीबीएसई ने ऑफिशियली रिलीज़ करा है। इसका सॉल्यूशन आज हम पूरा देखेंगे। ओके, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो मुझे लगता है कि आप इतना समय तो दे ही सकते हैं अपने लिए। चलिए, क्वेश्चन 1 जैसा कि आपको पता है आता है 1 से 12 तक आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पॉज करो वीडियो और आंसर करने की कोशिश करो। आपका कल एग्ज़ाम है बच्चों, सो यू हैव टू गिव आंसर एज योर ओन, खुद को आंसर देना है आपको। चलिए, मेल गैमेट इन प्लांट्स आर परफॉर्म्ड बाय आर फॉर्म्ड बाय, किससे बनते हैं भाई? सबसे पहले गैमेट की बात हो रही है तो माइटोटिक डिवीज़न तो होगा नहीं, माइटोटिक डिवीज़न नहीं होगा, मियोटिक ही डिवीज़न होगा। ठीक, सॉरी, अच्छा पहले पूरा पढ़ लेते हैं इसमें। माइटोटिक डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल से गैमेट बन रहे थे क्या? नहीं। माइटोटिक डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, मियोटिक, वेजिटेटिव सेल से भाई बन ही नहीं रहे थे, वो तो क्या था, न्यूट्रिएंट रिजर्व था पोलन के लिए। मियोटिक डिवीज़न ऑफ न्यू सेल्स ऑफ जेनेट, हाँ, जो जनरेटिव सेल थी पोलन ग्रेन में, वो बाद में डिवाइड होके इस तरीके से 2 सेल्स बना रही थी, 2 मेल गैमेट। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जिसने हमारी फर्स्ट वीडियो ने देखी जो CUET के लिए है, हालांकि वो CUET के लिए, लेकिन आपके बोर्ड में भी काफ़ी एग्ज़ाम, आपके बोर्ड के लिए भी काफ़ी काम आएगी वो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये लगा। इसी तरीके से क्वेश्चन बढ़ते हैं हम आगे। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि PEN की बात हो रही है स्टूडेंट्स, इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? 3N एंडोस्पर्म स्टूडेंट्स कब बनता है, ये आपसे पूछा है केवल। ए मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट, नहीं। अ मेल गैमेट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और उसमें मेल गैमेट होता है, तो ये बी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई N+N और एक और आ जाएगा मेल गैमेट यानी 3N, यही तो होता था एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन फीमेल, फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज स्टिमुलेटेड बाय सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गोनेडोट्रोपिक हार्मोन? कौन सा हार्मोन है जिससे कि ग्राफियन फॉलिकल बनता है, यानी फॉलिकुलर सेल्स और बढ़ती हैं? तो बताओ, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH, क्या क्या होगा बताओ? आंसर दीजिए इन द कमेंट बॉक्स। देखो सिंपल सी बात है, प्रोजेस्टेरोन आएगा नहीं, एस्ट्रोजन कैसे आएगा? इसने कहा है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन नहीं आएगा, प्रोजेस्टेरोन LH नहीं आएगा, इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 4, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्या कह रहा है, वॉज फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट ऑफ, बाई मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ये चैप्टर से क्या ये क्वेश्चन है। कह रहा है थर्मल स्टेबिलिटी यानी जेनेटिक मटेरियल स्टेबल है, ये किसने बताया था? कौन से एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बता दिया था? बताओ उसका आंसर क्या होगा 4th का। जैकोब और मेनोट नहीं होगा, मेसेल्सन एंड स्टोल ने तो रेप्लिकेशन का वो बताया था, हर्शी एंड चेज ने तो पूरा कंक्लूजन नहीं दिया था कि DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो आंसर क्या होगा? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, क्योंकि ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या हुआ था, जब DNA आउटर एनवायरनमेंट में है तब भी वो स्टेबल है, तभी तो टिक पाया DNA आउटर एनवायरनमेंट ने, और दूसरे सेल ने उसे ट्रांसफॉर्म करा, अपने अंदर लिया, तो कुछ प्रॉपर्टी उसके अंदर आई। इतना लंबा सफ़र होने के बाद भी DNA में कुछ चेंज नहीं आया, कुछ दिक्कत नहीं हुई, इसका मतलब DNA वॉज स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। शॉर्ट स्ट्रेचेज ऑफ DNA यूज टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, जिसे हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं ना, शॉर्ट सीक्वेंस को ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, और रेडियो लेबल्ड होता है इस तरीके से, रेडियो लेबल प्रोब लगा दूं और इस तरीके से ये हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं भैया प्रोब। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोब कहेंगे, मार्कर नहीं कहते, प्राइमर नहीं कहते, मिनी सैटेलाइट्स नहीं कहते, सो दीज आर प्रोब्स। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ,
कह रहा है विच सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, आप कल के एग्ज़ाम में गलती मत करिएगा। पूछा क्या है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए स्टूडेंट्स तो आपको इनकरेक्ट बतानी है। क्या होगी इनकरेक्ट? दिस इक्वेशन इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ दिस, बिल्कुल सही है। व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू द डिफरेंस डायरेक्शन इंडिकेट द एक्सटेंस ऑफ वेरिएबल चेंज। व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफर एक्सपेक्टेड, अच्छा इंडिकेशन, अगर चेंज होती है तो वो इवोल्यूशनरी चेंज का हमें बताती है वैल्यू। हाँ ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू से तो इवोल्यूशनरी चेंज के बारे में हमें इंडिकेट करी। हाँ ये भी सही है, बी सही है। सिक्स्थ बी भी सही है। Hardy-Weinberg principle says that the phenotype frequency in a population are stable and are constant from generation to generation। भाई फिनोटाइप थोड़ी कहता है वो, एलिलिक फ्रीक्वेंसी कहता है, नॉट फिनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। दिस इज रॉन्ग, है ना, दिस इज रॉन्ग। तो आंसर विल बी सी, बिकॉज सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। हार्डी-विनबर्ग ने ऐसा नहीं कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, एल्बिनिज्म। भैया एल्बिनिज्म अगर आपको याद हो तो एक ऑटोजोमल, कैसी है, ऑटोजोमल रिसेसिव बीमारी है। तो ऑटोजोमल रिसेसिव होने के लिए जिसको एल्बिनिज्म होगा उसके लिए कैसा फिनोटाइप होना चाहिए? ए। अब मुझे बताओ यदि, अच्छा, द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ कपल विद नॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन वॉज एन एल्बिनो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड चाइल्ड विद एल्बिनो? सेकंड चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एल्बिनो चाइल्ड हो? और पहले वाले कपल का जो पहला बच्चा था वो भी अल्बिनो था, तो सेकंड बच्चे का क्या होगा चांस, तो बताओ। तो ये इन्फॉर्मेशन देके, देखो स्टूडेंट्स आपको सोचना कैसे है, ये इन्फॉर्मेशन दे के उसने हमें बताया है कि जो पेरेंट्स हैं उनका फिनोटाइप क्या हो सकता है। तो पेरेंट का फिनोटाइप स्टूडेंट्स हो सकता है ए और ए। ये होगा स्टूडेंट्स, तभी देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से अपने को फिनोटाइप देखने को मिलेंगे। और इसमें बताओ एल्बिनो कौन सा है? ये है। तो कितने परसेंट चांस हुए स्टूडेंट्स इसके? 1 तो 1/4, इसे हम 25% भी लिख सकते हैं क्या? तो 25% विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन क्रिकेट स्पीसीज, क्रिकेट वाला नहीं, क्रिकेट एक इंसेक्ट का स्पीसीज है। द साउंड प्रोड्यूस बाय रबिंग देयर विंग्स और लेग्स टुगेदर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अट्रैक्टिंग मेट्स। जब वो अपने पंखों को और लेग्स को रब करते हैं तो एक साउंड निकलती है जिससे कि वो अपने मेट्स, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं। एनी चेंज इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रिकेट लेग कुड पोटेंशियली अफेक्ट देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड। अगर उनके लेग्स में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ गए तो उससे दिक्कत हो सकती है उस क्रिकेट को साउंड प्रोड्यूस करने में। स्टूडेंट्स क्या ऐसा हो सकता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। अब इसने क्या दिया? म्यूटेंट। अब म्यूटेंट क्रिकेट हैड थिकर हिंड लेग्स, यानी पीछे वाले जो लेग हैं वो थोड़े थिक हैं। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट फॉर दिस क्रिकेट स्पीसीज? इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, द लेग म्यूटेशन विल नॉट लीड टू स्पेशिएशन। भाई पैर में म्यूटेशन हो गया तो स्पेशिएशन थोड़ी हो जाएगा, नई स्पीसीज थोड़ी बन जाएगी। गलत हो गया यहाँ से ही। द लेग म्यूटेशन विल हैव अ लिटिल इफेक्ट ऑन द एक्सटर्नल फीचर्स, हैव अ लिटिल इफेक्ट ऑन स्पीशीज। भाई स्पीशीज पे कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। आपके पैर में चोट लग गई या आपका पैर कट गया है ना, तो आप क्या नई स्पीशीज बन गए? होमो सेपियंस की जगह कुछ और होमो बन गए। द लेग म्यूटेशन विल नो इफेक्ट ऑन बिहेवियर डज हैव लिटिल इफेक्ट ऑन स्पीश। भाई स्पेशियन पे इफेक्ट होगा ही नहीं, क्यों हो जाएगा? आपकी टांगें मोटी, आप सोचो तो आप इंसानों से अलग प्रजाति थोड़ी बन जाओगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। बिना देखे आंसर नंबर डी लगा दो यार, बिना पढ़े। द लेग म्यूटेशन, हाँ, माइट लीड टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड स्पीशिएशन ड्यू टू एन इफेक्ट ऑफ मेटिंग कॉल। हाँ बिल्कुल सही, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। क्या होगा अगर वो उसके लेग थिक है, हो सकता है उसे रब करने में दिक्कत हो और उससे साउंड प्रोड्यूस ना हो। साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी तो उसे क्या होगा?
मेटिंग पार्टनर नहीं मिलेगा अपनी स्पीसीज़ का। जब उसे मेटिंग पार्टनर नहीं मिलेगा तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में चला जाएगा, तो हो सकता है कि एक नई स्पीसीज़ बन जाए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। प्लाज्मोडियम के ऊपर सवाल है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से। तो क्या आंसर होगा? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन। 1 2 3 4 ऐसे दे रखा है और ABCD में से आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। तो पहली बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि पहला तो स्पोरोजोइट होता है, तो गैमेटोसाइट स्टेज तो नहीं होगी। ठीक है, वेक्टर की बाइट में जो होता है स्पोरोजोइट वाला होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है स्पोरोजोइट्स इज द इन्फेक्शियस स्टेज। तो या तो A होगा स्टूडेंट्स या D होगा। इरिथ्रोसाइट इन्फेक्शन होगा क्या? फर्स्ट साइट स्टूडेंट मैंने बताया था आपको लिवर होता है, तो लिवर सही है, ये गलत है। आंसर हो गया इसका D। स्टूडेंट्स आप अपना समय बचाइए और इस वीडियो को 1.5x स्पीड या फिर 2x स्पीड पर देखिए। ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन कीजिए, यूट्यूब पर टाइम कम बिताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, लेकिन आप ये ज़रूर देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10। विच mRNA विल बी ट्रांसलेटेड टू पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेनिंग 8 अमीनो एसिड। 8 अमीनो एसिड किससे इन चारों में से बन सकते हैं? 8 अमीनो एसिड बताने। देखो AUG है, यानी स्टार्ट यहाँ से होगा। और 3 स्टॉप कोडन भी ध्यान रखो, UAG UGA UAA। UUA एक अमीनो एसिड, AUA GAC गैग, UAG। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो स्टॉप हो गया, यानी कितने बने? 1 2 3 4, पहला ही आंसर हो गया। सॉरी 8 पूछा है, ये तो नहीं होगा। ऐसे ही आप करके देखो, AGA CGC ACU GCA UUC CCA ACC UGA आ गया स्टॉप कोडन। तो 1 2 3 4 5 6 7 बने, ये तो 7 बने ना? नहीं सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 बने। अब हम देखते हैं 7 नहीं, इसमें 8 होने चाहिए ना स्टूडेंट्स। अच्छा, AUG को भी तो काउंट करना है। AUG को तो काउंट करेंगे कि इससे मिथ्योनिन बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 B से बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टार्ट कोडोन को आपको लेना है, क्योंकि उससे मिथ्योनिन बनता है, लेकिन स्टॉप कोडोन के लिए कोई अमीनो एसिड नहीं होता, यानी उसके लिए कोई tRNA नहीं होता। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स। इन ऑर्डर टू आइसोलेट जेनेटिक मटेरियल, अगर हमें बैक्टीरिया में से जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट करना है तो कौन से स्टेप होंगे स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरिया के ऊपर कई सारी मोटी लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर सेल वॉल होगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, फिर इस तरीके से उसका जेनेटिक मटेरियल होगा न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। और पेप्टिडोग्लाइकन को अगर हमें तोड़ना है तो स्टूडेंट्स लाइसोजाइम का हमें इस्तेमाल करना होगा। तो लाइसोजाइम हमारा पहला स्टेप होगा। काइटिनेज नहीं होगा, ये नहीं होगा, अरे लो, ये तो पहला ही आंसर हो गया, तो लाइसोजाइम। फिर स्टूडेंट्स राइबोन्यूक्लियेज यानी RNAs, इससे क्या होगा? RNA जो है वो ब्रेक डाउन होगा, वो टूटेगा। प्रोटीएज से प्रोटीन टूटेंगे। चिल्ड इथेनॉल से क्या होगा? DNA सेटल डाउन होगा, प्रेसिपिटेट होगा। तो आंसर A विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स। क्या क्या इन्वॉल्व होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में? यूजिंग पेस्टिसाइड, यूजिंग बायो कंट्रोल एजेंट्स, बिल्कुल सही। इंगेजिंग इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, 1 and 2 करेक्ट है, बोथ 1 and 2। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो मुझे लगता है कुछ बताने की। अब स्टूडेंट सबसे खतरनाक पार्ट, जिससे आपको भी डर लगता है, ऑब्वियसली हर किसी को डर लगता है, मुझे भी डर लगता है अभी भी, असर्शन एंड रीजन।
आपको बिल्कुल ध्यान से सोचना है। एक ट्रिक बताता हूँ आपको, असर्शन पढ़ो, उसके बाद लगा दो बिकॉज, फिर रीज़न पढ़ो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैच हो रहा है या फिर कुछ मीनिंगफुल बन रहा है, देन ए ऑप्शन लगाओ, नहीं तो थोड़ा एनालाइज करो। अब स्टूडेंट देखते हैं क्या होगा। पहला 13 क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पोलन एंड पिस्टिल। हाँ, कंटिन्यूस डायलॉग होता है कि ये मेरी स्पीसीज़ का है या कोई और स्पीसीज़ का तो नहीं है, या ये मेरा ही तो नहीं है पोलन। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी होती है, जैसे कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो। तो ये तो सही है। द इलेक्ट्रिकल डायलॉग अलाउज ओनली कंपेयर, इलेक्ट्रिकल डायलॉग नहीं होता स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल डायलॉग कैसे हो जाएगा? केमिकल डायलॉग होता है। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरी नॉलेज यही कहती है, क्योंकि केमिकल डायलॉग होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल डायलॉग कैसे हो सकता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, सही है। अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, हैज़ अ जेनेटिक बेसिस। क्या अडेप्टिव एबिलिटी की जेनेटिक बेसिस होती है स्टूडेंट्स? क्या वो इनहेरिट होती हैं? सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बिकॉज अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिट एंड हैज़ अ जेनेटिक बेसिस। दोनों सही हैं और रीज़न इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे थोड़ी सी गड़बड़ ये लग रही है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म आर बेटर अडेप्टेड, ठीक है ये बात, बिकॉज अडेप्टिव एबिलिटी इन इज इनहेरिटेड। क्या इसका रीज़न आपको लग रहा है ये करेक्ट? ये इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा स्टूडेंट्स। थोड़ा सा अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। इसका स्टूडेंट्स ऑप्शन बी ही है 100%। क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन क्या कह रहा है? एक्सेस डोज ऑफ कोक एंड क्रैक प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ यूफोरिया, इंक्रीजिंग एनर्जी एंड कॉज हेलुसिनेशन, यानी चक्कर आना, ये सब हो जाता है। इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 का? स्टूडेंट्स ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन रीज़न रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, रोजी वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ टू मेक मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड मिल्क फॉर कंजप्शन ऑफ ह्यूमन बेबीज। हाँ, रोजी थी, काउ थी, ठीक है, सही है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। द मिल्क ऑफ रोजी काउ कंटेन्ड ह्यूमन बीटा लैक्ट एल्ब्यूमिन विच मेड मिल्क रिच प्रोटीन। मिल्क को प्रोटीन रिच बना देता था। क्वेश्चन नंबर 16, स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा सेक्शन बी की तरफ बढ़ लेते हैं और लॉन्ग पार्ट भी हम कवर करेंगे। चलिए मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, आपको बने रहना है बस, ठीक है। सेक्शन बी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ओनली डिजायर्ड पोलन ग्रेन आर यूज फॉर पोलिनेशन। कि जो हमें चाहिए बस वही पोलन हो। भाई इसी का तो मतलब है आर्टिफिशियल, हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं और हाइब्रिड बनवा रहे हैं। तो किस तरीके से? आपने देखा होगा ना, बैगिंग कर देते हैं और फिर एंथर को कट कर देते हैं, उसके इमैस्कुलेशन, फिर बैगिंग कर देते हैं ताकि उसके ही पोलन ना गिरे या किसी और के पोलन ना गिरे। फिर जब वो मैच्योर होता है फिर हम उस पर अपने पोलन, डिज़ायर्ड पोलन उस पर स्प्रिंकल करते हैं ताकि हमारा डिज़ायर्ड हाइब्रिड बने। तो कैसे इंश्योर करा जाता है स्टूडेंट? तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग से। आप इसे पढ़ सकते हो, बिल्कुल मैंने पूरा आंसर दे दिया है। इससे आपको ये भी जानने को मिलेगा आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना कैसा होता है। सो यू कैन अटेन फुल मार्क्स, ठीक है, आपको फुल मार्क्स ग्रैब करने स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा इजी वे में, और आप ये पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहे तो,
ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लेना इन्हें। क्वेश्चन नंबर बी हम देखते हैं, वाई इज मैनुअल ट्रांसफर ऑफ डिजायर पोलन ग्रेन रिलेटिवली ईजी इन पी प्लांट फॉर हाइब्रिडाइजेशन बट इन वीट हम पोलन बैंक से पोलन लेते हैं। क्यों होता है स्टूडेंट्स? मटर के पोलन को हम खुद मैनुअली हम मटर के पोलन लिए और उसे स्प्रिंकल कर दिया, वो इजी होता है, बट ऐसा ही हम गेहूं के पोलन के साथ क्यों नहीं कर सकते बताइए? तो सिंपल सा रीज़न है स्टूडेंट्स, क्योंकि वायबिलिटी। जो पी प्लांट है, एक तो उसके लार्ज पोलन होते हैं, ठीक है, पोलन लार्ज होते हैं, और क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, जिससे कि इमैस्कुलेशन करना और मैनुअल पॉलिनेशन करना इजी हो जाता है। बट स्टूडेंट वीट की बात करें तो पोलन की वायबिलिटी बहुत शॉर्ट होती है स्टूडेंट्स, जिससे कि वो अपनी जर्मिनेट करने की एबिलिटी खो देता है बिल्कुल 30 मिनट बाद। यानी पोलन रिलीज़ हुआ 30 मिनट बाद आप उसे कहीं पर भी डालो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, स्टिग्मा पर डालो वो पोलन ट्यूब नहीं बना पाएगा, 30 मिनट केवल। इसलिए हम वीट का पोलन बैंक रखते हैं, जिसमें हम पोलन को प्रिजर्व करते हैं, वायबल पोलन को रखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है। ये इसका रीज़न था। 2 नंबर का क्वेश्चन था इजी। क्वेश्चन नंबर 18, स्टूडेंट्स, हाउ इज द रेट ऑफ इनिशिएशन RNA पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? समझ गए? किस तरीके से RNA पॉलीमरेज की जो रेट ऑफ इनिशिएशन है किस तरीके से रेगुलेट करी जाती है प्रमोटर पर? तो सिंपल सा आप इसमें लैकोप्रोन यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि RNA पॉलीमरेज प्रमोटर पर बाइंड होता है मेनली ऑपरेटर रीजन पर। उस ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक करने के लिए कई सारे प्रोटीन भी होते हैं। अगर हमें उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को चालू नहीं कराना है, इंड्यूस नहीं कराना है, तो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा और वहाँ पर बाइंड होगा, जिससे कि RNA पॉलीमरेज इनिशिएट नहीं कर पाएगा। देखो वही लिखा है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, प्रमोटर रीजन की एसेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं, जैसे कि एक्टिवेटर्स जो कि इनिशिएशन रेट को इंक्रीज़ करते हैं, और रिप्रेसर जो ब्लॉक करते हैं प्रमोटर को और डिक्रीज़ करते हैं इनिशिएशन रेट को। ऑपरेटर इंटरेक्शन, स्टूडेंट अगर ऑपरेटर स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, RNA और प्रमोटर की एफिनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो ज़्यादा जल्दी इनिशिएशन होगा, कम है तो कम होगा, देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल डीप में नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स टाइम बहुत कम है। आप ये वीडियो देख के बस रिवीजन करिए और इससे जितने भी कॉन्सेप्ट आपने सीखे उससे रिवाइज करिए। हो सकता है स्टूडेंट्स काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी सैम्पल पेपर में से आए, क्योंकि ये इसी साल का सैम्पल पेपर है, इसी सेशन के लिए आपके लिए CBSE ने रिलीज़ करा है ये। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19, द टेबल बिलो इधर रखा हाइपोथेटिकल ब्लड रिपोर्ट है, ऑब्जर्व वैल्यू जो रिपोर्ट में आई, यूनिट क्या है उसकी और कितनी होनी चाहिए, ल्यूकोसाइट, टोटल ल्यूकोसाइट का, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट सब दे रखा है, यानी WBCs का इसमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, लुकिंग एट द वैल्यू सजेस्ट विच डिफेंस मैकेनिज्म इज अफेक्टेड एंड स्टेट हाउ दिस डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। इस डेटा को देख के बताओ कि कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म हमारा अफेक्टेड हुआ है इस पर्सन में, और ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या काम करता था। स्टूडेंट्स देखो, अगर हम देखें हाउ इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, किस तरीके से प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी, इट प्रोवाइड नॉन स्पेसिफिक इमीडिएट रिस्पॉन्स वेयर स्पेशलाइज वाइट ब्लड सेल लाइक न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट आइडेंटिफाई, इंगल्फ एंड डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग पैथोजन थ्रू कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। मतलब जो ये सेल्स थी हमारी इनेट इम्यूनिटी वाली, देखो ना कितनी कम है, इतनी होनी चाहिए इतनी है, इतनी होनी चाहिए इतनी है, और हम टोटल ल्यूकोसाइट देखें तो इतनी होनी चाहिए कितनी कम है, ठीक है। सबसे मेन कम क्या है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी टोटल WBCs बहुत कम है। और आपको पता होगा ये जो मेन WBCs है ये किस में काम आती है, इनेट इम्यूनिटी में काम आती है, तो वहीं यहाँ पर लिखा है कि ये काम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पूछा है, नेम द बैरियर विद लीस्ट काउंट
एंड इन्यूमरेट इट्स रोल इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। देखो क्या है, द बैरियर विद द लीस्ट काउंट जो कि 0% है, दैट इज मोनोसाइट। दिख रहा है आपको मोनोसाइट, 0% ऑब्जर्व हुआ है, वो है मोनोसाइट। वही तो पूछा है लीस्ट काउंट क्या है। अब ये किस तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो मोनोसाइट को अगर हम देखें तो ब्लड में हम मोनोसाइट कहते हैं स्टूडेंट इसे, लेकिन ये बड़ा खास है स्टूडेंट्स। अगर आप इसे ब्लड से कनेक्टिव टिश्यू में लेके जाएंगे तो स्टूडेंट्स ये कहेगा अब मैं अलग नाम से पहचाना जाऊंगा। अब ये मोनोसाइट कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा, इसका नाम अलग हो जाएगा, इसे कहते हैं मैक्रोफेज। काम वही होगा स्टूडेंट्स, फैगोसाइटोसिस करना। देखो, माइग्रेट इनटू टिश्यू बिकम मैक्रोफेज, देयर रोल इज ए स्कैवेंजर, स्कैवेंजर की तरह काम करता है, फॉरेन डेब्रिज को खाता है, बैक्टीरिया को खाता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, यानी एंटीजन को प्रेजेंट करता है कि लो भाई साहब मैंने ये पकड़ा है, अब आपका काम है, टी सेल को कहता है अब आपका काम है और रिस्पॉन्स दो, इन पैथोजन को ख़त्म करवाओ। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, मैं बताया ना, टी सेल को एक्टिवेट करता है एंटीजन प्रेजेंट करके। तो इतना ही समझो फिलहाल इसके लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका आंसर। अ चीज़ मेकर क्लेम्स टू बी अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, हाउ विल यू सपोर्ट द सेम। मतलब मैं चीज़ बनाता हूँ तो मैं अपने आप को बायोटेक्नोलॉजिस्ट कहूँगा, कह रहा हूँ मैं, और आप कह रहे हो क्या बात कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है आपको उसे सही बताना है कि वो सही कह रहा है कि हाँ वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है। तो कैसे कहोगे आप उसे, क्या रीज़न दोगे, वो आपको देना है। तो मैंने स्टूडेंट्स ये आंसर लिया है इसका, दैट बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना, कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाओ ह्यूमन के लिए। यही तो थी ओल्ड डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम दही बना रहे हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी है, क्योंकि चीज़ मेकर बैक्टीरिया का यूज़ करके, फंगी का यूज़ करके दूध को चीज़ बना रहा है, तो बायोटेक्नोलॉजी ही तो कर रहा है। और चीज़ में एक काम हो रहा था फर्मेंटेशन, चीज़ के अंदर फर्मेंटेशन इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर माइक्रोब मिल्क का केमिकल नेचर चेंज करते हैं, और यही तो डेफिनेशन थी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की। स्टूडेंट्स यहीं तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी का। तो हाँ, हम उसे कह सकते हैं कि येस यू आर अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। आप चीज़ बनाओ या दही बनाओ या पनीर बनाओ, आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो, ठीक है। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ आगे इसे यहीं पर ही। वाई डज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड टू डिटेक्ट रिकॉम्बिनेशन DNA इज प्रेफर्ड टू एंटीबायोटिक। अच्छा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये हमारे पास यदि पूरा का पूरा एक वेक्टर है और यहाँ पर है लैक जेड जीन। स्टूडेंट मैंने यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करा, जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पर स्टूडेंट ऐड करा, तो पहले मैं इसमें कट लगाऊंगा। मान लो एक कट लगा, अगर ये कुछ कट लगेगा तो इस तरीके से कट लगा यहाँ पर, मान लो ऐसे। और स्टूडेंट्स ये जो जीन था ये वाला, ये कुछ इस तरीके से कट गया, अलग अलग हो गया, और यहाँ पर हमारा आ गया जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्या बन गया, RDNA, RDNA बन गया स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब देखिए यहाँ पर जो ये लैक जेड जीन था ये तो टुकड़ों में बट गया। अब कोई जीन अगर टूट जाए तो क्या प्रोटीन बना पाएगा, तो इस लैक जेड का क्या होगा, इनएक्टिवेशन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया, यानी इंसर्ट करने से कुछ चीज़ इनएक्टिवेट हो गई। तो हम स्टूडेंट्स बैक्टीरिया में नहीं पहचान सकते, जिनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया होगा वो रिकॉम्बिनेंट बन गए होंगे, यानी कि उसमें लैक जेड एक्सप्रेस नहीं हो रहा होगा। स्टूडेंट्स यही तो हम करते हैं, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, यही तो है। तो क्या होगा इसका आंसर, पहली बात सिंप्लिसिटी, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हमें रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करना है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का अगर हम यूज़ करेंगे तो काफ़ी एक कुम्बरसम प्रोसीजर है। कुम्बरसम मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, आपको अलग अलग प्लेट्स लगानी पड़ती है, अलग अलग एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना पड़ता है रिकॉम्बिनेंट को पता लगाने में। बट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में क्या है, सिंगल स्टेप आइडेंटिफिकेशन होता है
insertional inactivation is a single step procedure. It differentiates recombinant from non-recombinant based on their ability to produce in the presence of chromogenic substrate. वही X-gel, chromogenic substrate क्या था? X-gel. और लैक्जेट क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइड, जो इसे ब्रेक कर देता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज कौन बनाता है? ये लैक्जेट। क्या बनता है फिर? ब्लू कलर। अगर ब्लू कलर बनना है स्टूडेंट्स तो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कैसा है? नॉन रिकॉम्बिनेंट। और अगर नहीं बनना तो दैट इज रिकॉम्बिनेंट। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई, चित्रकला भी लेके आऊँ आपके साथ। कुछ डायग्राम्स दिए हैं। कह रहा है कि कंपेयर द टू इकोलॉजिकल पिरामिड विद बायोमास 1 and 2 गिवन, एक्सप्लेन द सिचुएशन इन विच दिस इज पॉसिबल। दो पिरामिड दे रखे हैं आपको, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, फिगर 1 फिगर 2। आप देखिए एक बार, समझिए क्या आप इसका आंसर कर सकते हो। इसका आंसर तो वैसे स्टूडेंट्स ये है, देखो अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो फर्स्ट वाले में आपको क्या दिख रहा है? ये तो प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। अपराइट दिख रहा है आपको? अपराइट प्राइमरी प्रोड्यूसर ज़्यादा है, फिर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो देखो अपराइट पिरामिड है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का है, जैसे ग्रासलैंड नॉर्मली इसका ही होता है। प्रोड्यूसर का हाईएस्ट नंबर है। अगर फिगर 2 में देखें, फिगर 2 की बात करें तो इन्वर्टेड पिरामिड है। देखो इन्वर्टेड पिरामिड है नीचे, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर कम है, प्राइमरी कंज्यूमर ज़्यादा है। और यहाँ पर देखें तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में होता है ज़्यादातर। इसमें आपको याद रख लेना, इन्वर्टेड आपको एक्वाटिक में देखने को मिलेगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन, इन इन्वर्टेड पिरामिड फिगर 2 इज पॉसिबल बिकॉज फाइटोप्लैंक्टन हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन काफ़ी छोटा होता है, तो जल्दी मरते रहते हैं, इसलिए उनका नंबर कम रहता है। एंड हाई टर्नओवर रेट, इवन विद लो स्टैंडिंग बायोमास दे रिप्रोड्यूस फास्ट इनफ टू अ लार्जर बायोमास ऑफ जूप्लैंक्टन्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन कम होते हैं, जूप्लैंक्टन ज़्यादा होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में। अगला जो ये है, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका सेकंड जो है, क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्ट आइडियल पिरामिड फॉर एनर्जी दिस। इतनी एनर्जी है और इसका आइडियल पिरामिड बताना है आपको, एनर्जी पिरामिड। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? सनलाइट से। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सनलाइट से जितनी एनर्जी आती है उसका 1% ही केवल प्लांट यूज़ कर पाता है। आपने पढ़ी होगी 1% ऑफ द सोलर एनर्जी कैन बी यूज बाय प्लांट्स, और उस प्लांट ने जो बायोमास बनाया उसका 10% ऊपर जाएगा। तो पहले तो इस 2 लाख का आप 1% निकाल लो। तो सूरज में देखो नीचे 2 लाख का 1% कितना हो गया? 20,000। यहाँ पर देखो 20,000 प्रोड्यूसर के पास आई, 20,000। 20,000 का 10% 2,000, 2,000 का 10% 200, इसका 20 जूल। ये आप बना के आ जाना एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 सेक्शन सी। क्वेश्चन का मार्क्स अब बढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, 3 नंबर का मार्क्स हो चुके हैं। क्या कह रहा है? सजेस्ट अ सुटेबल कंट्रासेप्टिव डिवाइस फॉर द फॉलोइंग केसेस विद जस्टिफिकेशन। अलग अलग परेशानियां लेके आपके पास, आप डॉक्टर हो तो आपके पास अलग अलग परेशानी लेके पेशेंट आए हैं, आपको अपनी वो परेशानी बता रही है, आपको बताना आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ये कंट्रासेप्टिव यूज़ कर सकते हो, और विद एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन। क्या आप एग्जाम ये करो यूज़, लेकिन क्यों करना है आपको यूज़, क्या फ़ायदा मिलेगा आपको इससे यूज़ करने से। तो क्या कह रहा है? पहला केस क्या है? पहला केस आपके सामने आ चुका है, बताइए। मोहिनी डज नॉट वांट टू टेक रिस्क ऑफ कंसेप्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिट। अरे भाई, जहाँ पर एसटीडी खतरा हो, कोई चाहता है कि मुझे एसटीडी ना हो, तो क्या उसे आप सजेस्ट करोगे? मैंने अपनी टॉप पीवाईक्यू सीरीज़ में भी ऐसा क्वेश्चन बताया था। बिल्कुल कॉन्डम्स आप यूज़ करोगे, जो कि बैरियर मेथड है, ठीक है, क्योंकि ये स्पर्म और ओवम की एंट्री को रोकता है और एसटीआई और एड्स से भी बचाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अगला है ललिता का केस। 2 बच्चे हैं इसके पास, लेकिन और बच्चे नहीं चाहती, बट दे आर पार्टनर, देयर हस्बैंड एंड हिज वाइफ,
बट दे वॉन्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम, बट दे डू नॉट वॉन्ट एनी मोर चाइल्ड बिकॉज दे ऑलरेडी हैव 2 चाइल्ड. सो व्हाट यू विल सजेस्ट देम? ऑब्वियसली ट्यूबेक्टोमी. अब उन्हें और चाहिए ही नहीं, फ्यूचर में चाहिए ही नहीं. देन भाई परमानेंट इलाज करवाओ, आप क्या करवाओ, ट्यूबेक्टोमी करवाओ, स्टेरिलाइजेशन करवा लो, सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन परमानेंट मेथड. क्योंकि ये आगे बच्चे चाहते ही नहीं है, इसलिए हम इसका टर्मिनेट करा देंगे और गैमेट के रास्ते को ब्लॉक करा देंगे, जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो उसकी बाकी ज़िंदगी में. यही ऑप्शन हो सकता है. अगला 3rd केस है गीता का. गीता वांट अ कंट्रासेप्टिव दैट शी कैन टेक टिल शी वांट टू अवॉइड कंसेप्शन एंड कैन रिज्यूम बैक टू हर फर्टाइल लाइफ विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द डॉक्टर. इट शुड हैव अ लोअर फेलियर रेट. समझ गए आप? इतनी तो इंग्लिश आपको आती होगी तो आप समझ गए होंगे. तो गीता को हम कहेंगे भाई ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लो, इसमें आप खुद ले सकते हो, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती. फेलियर रेट भी काफ़ी कम रहता है. फेलियर रेट कम रहता है, ये मैंने बता दिया. ठीक है. आईयूडी में क्योंकि डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है इसलिए हम उसे सजेस्ट नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 20. आप इन जो आंसर्स हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना कि किस तरीके से लिखना होता है, क्या क्या आंसर होते हैं. और ये मैं थोड़े शॉर्ट में लिखे हैं मैंने, बिकॉज ऑब्वियसली मैं पूरा तो डिटेल में आपको नहीं बता पाऊँगा बिकॉज टाइम लिमिटेड है और आप फिर भाग जाओगे वीडियो में से, बीच में से छोड़ के, है ना. अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल वीडियोस बनाऊं, फुल लेक्चर बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि आप अगर कहेंगे तभी मैं बनाऊंगा, बिकॉज मैं बनाऊं और नोबडी विल बी हेयर टू वॉच, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता. सो क्वेश्चन नंबर 23. आपको एक कुछ बढ़िया सा डायग्राम दे रखा है. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ए एंड सी. ए एंड सी क्या है? ए ये रहा, सी ये रहा. प्लॉइडी बता दो. अरे इसका तो हैप्लॉइड होगा, ये तो डिप्लॉइड होगा. 2n. सिंपल, खत्म. देखो पहला ये रहा स्टेज ओवम, हैप्लॉइड है, ये जाइगोट है, डिप्लॉइड है. देखो जाइगोट बन गया ना. देखो ABC स्टेप बता रखे हैं. ये क्या है? ओवम है ना. ये क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है. ये जाइगोट बन गया. ये 4 सेल ये बन गया मोरुला. ठीक है. ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया, देखो ये वाला जी वाला, और यहाँ पे प्लांटेशन हो गया. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ कंपोनेंट L, ये जो L कंपोनेंट है यहाँ पर देखो ब्लास्टोसिस्ट में, ये बाहर वाली लेयर ये हट जाए और अटैच ना हो एंडोमेट्रियम में प्रॉपरली. ये जो L लेयर है आपने पढ़ा होगा, ये L लेयर क्या है? ट्रोफोब्लास्ट. ये चैप्टर 2 की जब मैं PYQs करा रहा था CUET की, उसमें मैंने आपको समझाया था अच्छे से. ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है? प्लेसेंटा बनाता है, एंडोमेट्रियम में फिक्स होता है, जिससे कि प्लांटेशन होती है. अगर वो नहीं होगा, अटैच नहीं हो पाएगा, तो प्लांटेशन नहीं होगी, बच्चा कंसीव नहीं हो पाएगा. ठीक है. फेलियर ऑफ कंपोनेंट L टू अटैच ट्रोफोब्लास्ट डज नॉट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, इम्प्लांटेशन विल नॉट अकर एंड प्रेगनेंसी विल नॉट बी एस्टैब्लिश. सिंपल आंसर. आप इस थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हो, क्योंकि मार्क्स आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप इलेबोरेट कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो. थर्ड कह रहा है इन प्रेग्नेंट मदर केस X. ठीक है. ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी द फर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट इनटू 2 एम्ब्रियोज एट स्टेज C. जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है, अच्छा एग जो है, अच्छा मतलब जो एग फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट बन गया, अब वो 2 में टूट जाता है, तो क्या इससे 2 जुड़वा बन जाएंगे? और इनका जीनोम क्या होगा? अपने आंसर को जस्टिफाई करो. तो भैया जेनेटिक कोई ट्विंस नहीं बनेंगे. ठीक है. अच्छा वो कह रहा है ट्विंस बन जाएंगे. अच्छा वो कह रहा है ट्विंस बनेंगे. अब बताना है कि जीनोम का लेवल क्या होगा और जो जीनोम है उसमें कितना वेरिएशन होगा. भाई जीनोम में वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि सेम ही जीन्स आए हैं, उसका इक्वल डिवीज़न हुआ है. इससे अलग बच्चा बनेगा, इससे अलग एम्ब्रियो बनेगा, सो दे आर आइडेंटिकल. बिकॉज तभी तो हम उसे ट्विंस कह पा रहे हैं, बिकॉज दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. बोथ एम्ब्रियो ओरिजिनेट फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल जाइगोट. वही मैं आपको समझा रहा हूँ, 1 स्पर्म और 1 ओवम से ही. ये मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल्स हैं.
ट्विंस एंड शेयर द जेनेटिक मेकअप। वही मैंने बताया, जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे तो प्लॉइडी लेवल कुछ चेंज नहीं होगा, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी, सेम जीन्स रहेंगे, कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24, इन ग्वीनिया पिग्स ब्लैक कोट कलर जी डोमिनेट ओवर वाइट। अब मैं एक बार ना इसे यहाँ पर लिख लेता हूँ। जी जो है ये डोमिनेट करता है वाइट पर, ठीक है भाई, बड़ा चीज़ डोमिनेट करती है। ब्राउन बी डोमिनेट करता है किस पे, ब्लू पर। द अलील फॉर कोट कलर एंड आई कलर आर नॉट लिमिट, सही है, अलग अलग यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकती है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग हैविंग ब्लू आई एंड वाइट कोट कलर, ब्लू आई एंड वाइट कोट कलर। अगर आपको ब्लू आई चाहिए, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आपको ब्लू आई चाहिए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं ब्लू आई के लिए। ब्लू आई के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स कि ब्लू आई के लिए ये है ना, ब्लू आई का, ठीक है, ब्लू आई का ये है, तो बी होना चाहिए या बी होना चाहिए, इसी से ब्लू आई से, क्योंकि डोमिनेंट है। वाइट के लिए क्या कंडीशन है स्टूडेंट्स, कैपिटल जी उसके लिए है, तो जी होना चाहिए बस, तभी वाइट बन सकता है। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, यदि हमारे पास ये है बी जी और हमें चाहिए बी जी या बी जी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब आप इसके पता है कैसे सॉल्व करना होता है ऐसे, आप बी का देखो बस, इसमें से बी आने का चांस, आप सिंगल का देखो, आप इस बी आने का चांस कितना है, 4 में से 1 है, 1/4 मल्टीप्लाई इसका कितना है, 1/4 ही है। स्मॉल जी का कितना है, 1/4 यानी 1/4 इसका कितना है, नहीं ऐसे थोड़ी, नो, हमें इन दोनों में से कोई एक चाहिए स्टूडेंट्स। तो जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे 1/4 इस तरीके से, और इसकी निकालोगे ऐसे, और दोनों को हम प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे और है, या तो हमें ये चाहिए या हमें ये चाहिए। प्रोबेबिलिटी में जब और लग जाता है तो वहाँ पे प्लस का साइन आता है। इन्हें ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/16। ओके, यहाँ मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई, गलती तो नहीं हुई मुझसे यहाँ पर कुछ। यहाँ पर क्या कह रहा है, अच्छा सॉरी, वही मैं कह रहा था कि गलती तो हुई है कहीं ना कहीं। स्टूडेंट्स आप ये देखो, हमें ये नहीं चाहिए ना, क्योंकि इसमें भी हमें बी ही चाहिए, स्मॉल, क्योंकि ये मैंने पढ़ा नहीं ना, ये वाला ब्लू के लिए है। तो ये तो पूरे यूनिट स्क्वायर में 1/16 एक बार आता है, तो आंसर तो सिंपल सा हो जाएगा, इतना टाइम वेस्ट हमने कर दिया ना। तो आप ज़रूर ये लिख लीजिएगा कि कैपिटल जी क्या दिखा रहा है, स्मॉल जी किसके लिए है, ठीक है। तो उसमें मैं थोड़ा गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं, नाउ इट इज़ क्लियर टू ऑल। क्वेश्चन नंबर 25, क्या मछली पेल दी इन्होंने, मछलियाँ दी हैं, ठीक है ये सब दिया है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमिनन एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग एनिमल्स। कौन सा फिनोमिनन दिखा रहे हैं और उसे एक्सप्लेन करो। भाई इसमें देखो तो मुझे, ये सैल्मन है, ये शार्क है, ये डॉल्फिन है, ये सील है, ये ब्लू व्हेल है, ये इक्थियोसॉर है, अलग अलग स्पीसीज़ के हैं ये, अलग अलग स्पीसीज़ हो, लेकिन बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं दिख रही आपको, फिन्स भी हैं, कुछ गिल्स भी लग रहे हैं, यानी कुछ एक ही चीज़ नज़र आई है। इसे तो मतलब बहुत सारी चीज़ एक जगह कन्वर्ज हो रही है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इसे कह सकता हूँ। तो एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन फिनोमिनन है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स
इंडिपेंडेंटली इवॉल्व और उन्होंने सिमिलर फीचर्स गेन करे हैं क्योंकि वो सेम इन्वायरमेंट में रहते हैं। बी क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिमिटिव वन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव कौन है, तो शार्क सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है स्टूडेंट्स इसमें। क्यों, क्योंकि शार्क आर कार्टिलेजिनस फिशेस, कॉन्ड्रिक थी जिन्हें हम कहते हैं। थोड़ा सा क्लास 11th में जो एनिमल किंगडम है उसे थोड़ा याद करना पड़ेगा। इफ़ यू आर अ नीट स्टूडेंट तो आपको पता होगा। विच इवॉल्व मच अर्लियर देन द बोनी फिश, रेप्टाइल्स, मैमल। देखो बाकी चीज़ में देखोगे ना तो काफ़ी बाद में आए हैं, ब्लू व्हेल, ये तो मैमल्स हैं तो बाद में आएगा। तो शार्क तो कॉन्ड्रिक थी कब की इवॉल्व हो चुकी थी, तो शार्क प्रिमिटिव है। क्वेश्चन नंबर 26, BOD प्राइमरी इफ्लुएंट में जो होता है ड्यूरिंग सीवेज रिड्यूस एलिज द प्रोसेस ऑफ। अच्छा, मतलब BOD कम हो गया तो किस तरीके से कम किया गया होगा उसका प्रोसेस बताओ। BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें कितनी ऑक्सीजन चाहिए वहाँ का ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करने के लिए। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, पॉल्यूशन ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो बैक्टीरिया को उसे खाने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, यानी BOD ज़्यादा है। यानी BOD जितनी ज़्यादा है स्टूडेंट्स उतना ही वो पानी गंदा है। तो किस तरीके से ठीक करेंगे, तो सबसे पहले 3 प्रोसेस मैंने बता दिए, एरिएशन, फ्लॉक्स और कंजप्शन। एरिएशन में क्या होगा, प्राइमरी इफ्लुएंट को पंप करा जाएगा लार्ज टैंक में और उसे घुमाते रहना पड़ेगा हमें और हवा का उसमें इनलेट होना चाहिए जिससे कि उसमें एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो। फिर फ्लॉक्स बनेंगे, जिससे फ्लॉक्स बनेंगे बैक्टीरिया फंगस का मिश्रण जो बनेगा उसमें, ठीक है, ये ग्रो करेंगे। फिर ये जो माइक्रोब्स हैं ये ऑर्गेनिक मैटर को ईट करेंगे जिससे कि BOD लेवल कम हो जाएगा। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ईजी लैंग्वेज में बताया। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में अगर आप लास्ट का पार्ट देखोगे तो उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो वहाँ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है स्टूडेंट्स, एलिजा जो है टेक्निक है इसकी किस प्रिंसिपल पर काम करती है और 2 तरीके से बताओ जिससे हम किसी इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं इस टेस्ट से। अगर आपने मेरी शायद चैप्टर नंबर 4 है ना, उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें HIV का एक कॉन्सेप्ट आया था, एलिसा से रिलेटेड आया था। मैंने आपको वहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बताई थी, किस प्रिंसिपल पर काम करता है और कैसे काम करता है वो भी मैंने बताया था पूरा एकदम, किस तरीके से इन्फेक्शन को डिटेक्ट करा जाता है, HIV को कैसे डिटेक्ट करा जाता है, एकदम आपको दिखा के बना के दिखाया था। ठीक है, एकदम आपको बना के दिखाया था स्टूडेंट, तो वो आपको एक बार जाके देखना। हालांकि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसका एक्सपेंशन है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। किस बेसिस पर काम करता है ये, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर। ये एंटीजन है और इस पर एंटीबॉडी लगी, इस इंटरेक्शन पर ये काम करता है। 2 तरीके से हैं जिससे हम इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं, या तो उस सैंपल में हम उस पैथोजन के एंटीजन को पहचान लें, उसे कलेक्ट कर लें, उसे डिटेक्ट कर लें, या हम उस पैथोजन के खिलाफ बनने वाली हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर लें। ये 2 तरीके हमारे पास हैं, सिंपल, आप अभी इतना ही समझें। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन पिरामिड दे रखा है इतना इतना जापान का, ठीक है, 1950, 2007, फिर 2050 का, इस तरह 1950 इस तरीके से। ये पहला आप देखो पिरामिड जैसा, ये कुछ अर्न शेप जैसा, ये कुछ बेल शेप जैसा आपको दिख रहा है। कमेंट अपॉन द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द एज पिरामिड। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो बच्चे हैं वो कम हैं और बुज़ुर्ग थोड़े ज़्यादा हैं, मतलब एक तरीके से बैलेंस है हर चीज़। ये रिप्रोडक्टिव एज हो गई, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज हो गई, ये प्री रिप्रोडक्टिव एज हो गई। तो ये कैसी ग्रोइंग पॉपुलेशन है। ये वर्क फोर्स इसमें ज़्यादा है। बी में देखोगे तो ओल्ड एज कम हो रही है, ये बढ़ रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं और ये भी बढ़ रहे हैं। वर्क फोर्स ऑलमोस्ट ज़्यादा लेकिन ओल्ड एज कम हो रही है। फिर 2050 आते आते आप देखोगे किस तरीके से वर्क फोर्स बिल्कुल कम हो रही है स्टूडेंट्स, किस तरीके से कम हो रही है।
काम करने वाला जो यूथ है वो कम हो रहा है, और बुजुर्ग तो मरेंगे ही, है ना, क्योंकि वो तो एज्ड हो चुके हैं। तो पहले ग्राफ में कैसा है, एक्सपेंडिंग है, मैंने बताया आपको, वाइड बेस है, बहुत सारे बच्चे और हाई बर्थ रेट है उसमें। सेकंड जो ग्राफ है वो स्टेशनरी है, आप देखोगे अगर इसमें तो स्टेशनरी है, देखो ये वाला, ये स्टेशनरी है, लगभग सब नॉर्मल अगर हम कहें मोटा मोटी तो बराबर है, आपने पढ़ा होगा ये इकोलॉजी में। थर्ड है डिक्लाइनिंग, नैरो बेस हो चुका है, वाइड टॉप हो चुका है, बहुत कम बच्चे हैं और इन्वर्टेड पिरामिड की तरह हो गया है, जिसके अंदर बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, ये क्या पूछ रहा है हमसे, वॉट इंसाइट यू कैन गेन अबाउट दिस पॉपुलेशन डायनेमिक्स। इन तीनों ग्राफ को देख के आप जापान के बारे में क्या कह सकते हो, आपके क्या सोच हैं, क्या इंसाइट्स हैं आपके। तो भाई कह सकते हैं रैपिड एजिंग हो रही है, ईयर वाइज ईयर किस तरीके से एज बढ़ रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही है किसकी, बूढ़े लोगों की, पहले 4.9 थी फिर 39.6 हो गई। लेकिन श्रिंकिंग वर्कफोर्स, जो वर्कफोर्स है, जो यूथ है वो कम हो रहा है पॉपुलेशन में जापान की, ठीक है, जिससे कि इकोनॉमी पर भी भारी असर पड़ेगा। बर्थ रेट क्राइसिस, बर्थ रेट कम हो रहे हैं, क्रैश हो चुके हैं, 35.4 से 8.6%, ये ग्राफ में दे रखा है आपको, देखो ना, ये आप देखो ज़रा, ये देखो 35, ये सब 8.6, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो। क्वेश्चन 29 देखो, गिवन द सेट ऑफ फॉर्मेशन अबाउट सम फूड एंड सीड। अच्छा, ऑन द बेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, ये दे रखा है पी क्यू आर एस के बारे में, इनका जवाब देना है आपको। हाउ मैनी एम्ब्रियो सैक विल बी प्रेजेंट इन ईच ओव्यूल ऑफ एस बिफोर मैचुरेशन। एस क्या है, एस को पढ़ो, ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी जो फ्रूट है उसके अंदर सीड है, सीड कैसा है, मैच्योर है। तो कितने ओव्यूल होंगे और कितने एग होंगे उसके अंदर, बताओ। तो उसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर देखो, एम्ब्रियो सैक और एग कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एग्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एम्ब्रियो सैक कितने होंगे, एक होगा। एक ओव्यूल का मतलब क्या है, उसके अंदर एक एम्ब्रियो सैक है, एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक ही एग होगा। ये तुमने पढ़ा था ना, एक एक्सेल होता है, साइड में दो सिनर्जिड होते हैं, फिलिफॉर्म ऑपरेटस, उसे कहते हैं पूरा एग ऑपरेटस। इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट वन फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू सिंगल सेल 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। एक एग होता है और एक एग सेल होता है, ये हमने पढ़ रखा है, ऑब्वियसली इजी है। बी पार्ट का फर्स्ट, विच ऑफ दिस फ्रूट एग्जिबिट पोली एम्ब्रियोनी, विल देयर एम्ब्रियो एग्जिबिट जेनेटिक वेरिएशन। यानी मल्टीपल, एक ही सीड के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज बन गए, और क्या उन एम्ब्रियोज के अंदर जेनेटिक वेरिएशन होगा। तो कौन सा फ्रूट पोली एम्ब्रियो दिखाएगा, न्यूक्लियर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो हैव डेवलप्ड एम्ब्रियोज, पी दिखाएगा, क्योंकि सारे जो न्यूक्लियर सेल्स हैं वो एम्ब्रियो बना लिए उन्होंने, बहुत सारों ने, तो बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे। होना तो चाहिए एक न्यूक्लियर सेल एक एम्ब्रियो बनाए, तो वही देखो आंसर है इसका, पोली एम्ब्रियो या जेनेटिक वेरिएशन के बारे में फ्रूट पी है, जो मैंने बताया आपको। जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये जेनेटिक वेरिएशन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बिकॉज ना न्यूक्लियर सेल है, वो तो एक ही प्लांट की है, जीन्स उसमें वही होंगे, है ना, न्यूक्लियर सेल्स उसी प्लांट की है, तो कैसे जेनेटिक वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर सेल्स कहाँ की है, मैटरनल टिश्यू की है। अगर हम इसका सेकंड पार्ट बात करें, व्हाट विल बी द प्लॉइडी, कह रहा है प्लॉइडी लेवल क्या होगा एम्ब्रियोनिक सेल का ऊपर वाले केसेस में। प्लॉइडी लेवल पूछ रहा है तो बता देंगे भाई, प्लॉइडी लेवल क्या होगा, एम्ब्रियोनिक सेल का डिप्लॉयड होगा ऑब्वियसली, क्योंकि फ्यूज़ करके ही तो बने हैं वो। जस्टिफिकेशन क्या है, न्यूसेलस सोमेटिक सेल है, बिल्कुल सही है, जो कि डिप्लॉयड है, क्योंकि एम्ब्रियोज डायरेक्टली उससे बने हैं तो उनका भी सेम ही होगा। भाई न्यूसेलस सेल है 2n, उससे माइटोसिस होके एम्ब्रियो बनाए तो वो भी क्या होगा, 2n ही होगा, डिप्लॉयड होगा ना।
एम्ब्रियो की बात हो रही है स्टूडेंट्स। ये सही है, लेकिन ये क्यों होगा? न्यूसेलस सेल हैप्लॉइड और 2n होती है, लेकिन म्यूसिस होके एन वो बनाती है ना। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है n, फिर वो आता है, फिर एम्ब्रियो बनता है तो 2n बनेगा। ठीक है, लेकिन ये रीज़न गलत नहीं है, रीज़न गलत है। ठीक है, क्योंकि इस पोलन आता है एक n लेकर और एक n इसका होता है एग का, तब एम्ब्रियो बनता है 2n। ठीक है, ये गलत है, जस्टिफिकेशन गलत है, होगा डिप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर डालना भूल गए भाई, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। 30, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए क्या होगा, करिए, पेन पेपर लेके बैठिए। इम्यूनोलॉजी से सवाल है आपका, इम्यूनोलॉजी से ये दे रखा है, वाह भाई वाह। पैसिव इम्यूनिटी कोलोस्ट्रम से, एक्टिव इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम से। व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी? अरे पैसिव इम्यूनिटी का और एक्टिव इम्यूनिटी का अंतर बताना है आपको। पैसिव इम्यूनिटी जो आपको आराम से, आपने सुना पैसिव इनकम का नाम, बस वही जो बिना कुछ करे मिलती रहे आपको, वो है पैसिव इनकम। और जो कमाना पड़े, जिसके लिए मेहनत करना पड़े, वो है एक्टिव इनकम। तो जब आपको इम्यूनिटी खैरात में मिले, यानी आपको कुछ करना ना पड़े, सो दैट इम्यूनिटी इज़ पैसिव इम्यूनिटी। वही लिखा है देखो, इम्यूनिटी इज़ बोरोड, किससे ली गई, जैसे कि कोलोस्ट्रम जो मदर का पहला मिल्क होता है, तो वो उसमें क्या होता है, IgA एंटीबॉडी होती है स्टूडेंट्स, तो आपको वैसे ही मिल जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, तो पैसिव इम्यूनिटी है। इमीडिएट इफेक्ट दिखाती है लेकिन टेम्पररी प्रोटेक्शन देती है। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, खुद से बनाई गई है, सेल्फ प्रोड्यूस है, ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग होती है। किसी और की दी गई चीज़ों पर आप भरोसा नहीं कर सकते। बी क्या कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ इम्यूनिटी विल बी ऑब्जर्व व्हेन अ वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू टू द काफ एंड वाई? अगर हम एक बछड़े को वैक्सीन लगा दें तो किस तरीके की इम्यूनिटी देखने को मिलेगी? भाई इम्यूनिटी कौन सी दिखेगी, एक्टिव इम्यूनिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि वैक्सीनेशन में हम क्या करेंगे, जनरली एंटीजन प्रोड्यूस कराएंगे, और हम अगर बॉडी के अंदर एंटीजन प्रोड्यूस कराएंगे तो हमारी बॉडी उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी स्टूडेंट्स। तो हम खुद कुछ बना रहे हैं, इसका मतलब हम एक्टिवली उसके काम के लिए मौजूद हैं, एक्टिवली हम काम कर रहे हैं, हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट हो जाएगा कि हम खुद एंटीबॉडी बना रहे हैं, किसी से ली नहीं है। ठीक है, वैक्सीन कंटेन एंटीजन दैट स्टिमुलेट द ऑन बॉडी प्रोड्यूस इट्स ओन एंटीबॉडी मेमोरी सेल्स एंड लॉन्ग, ये सब मैंने आपको बताया हिंदी में, आप पढ़ लेना इस अंग्रेजी को। क्वेश्चन नंबर 31, 33 क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, 5 नंबर का है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप एलैबोरेट कर लेना, क्रिएटिविटी आप पूरी दिखाना अपनी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विद द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर ऑन द बेसिस ऑफ द हाइपोथेटिकल, ये आपको दे रखा है एक स्टैंड, आपको पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बतानी है, बनानी है। बना दें क्या, बताओ, बना दें, चलो, ATGCATGCATAC, तो ये मान लो मैं 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, इसका मतलब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। कोडिंग स्ट्रैंड बना देते हैं, चलो इसका कोडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम 3 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका, आप मेरे साथ बनाइए, TACGTACGTATG, और प्रमोटर कहाँ पर होगा, प्रमोटर होगा इस जगह 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग रीजन, कोडिंग स्ट्रैंड है ना, ये वाला कोडिंग स्ट्रैंड। ये स्टूडेंट क्या है, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, इधर अपस्ट्रीम और इधर डाउन स्ट्रीम। तो कोडिंग स्ट्रैंड के स्टूडेंट देखो, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में आपको मिलेगा प्रमोटर, और 3 प्राइम पर आपको मिलेगा टर्मिनेटर। स्टूडेंट्स ये आपकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी, हम मिट गई जो।
ठीक है। हाउ इज ट्रांसक्रिप्शन इज़ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन यूकैरियोटिक सेल, हमारे अंदर इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म क्यों है जबकि बैक्टीरिया के अंदर ये बहुत इजी सा मैकेनिज़्म है। ऐसा स्टूडेंट्स क्यों हुआ, आप कमेंट में भी अपने विचार ज़रूर रखें। इसका रीज़न सिंपल है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन है, न्यूक्लियस अलग है, साइटोप्लाज्म अलग है, अलग अलग चीज़ सब अलग हुए पड़े हैं। मल्टीपल पॉलीमरेज, अगर आपने पढ़ा हो ट्रांसक्रिप्शन तो आपको पता होगा आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बैक्टीरिया के अंदर एक ही होता है, वो सारे काम कर देता है। लेकिन ह्यूमंस की बात करें, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसके अंदर जो आरएनए हैं वो कई तरह के होते हैं, आरएनए 1 2 3 4 5 इस तरीके के होते हैं। तो इसलिए भी देखो 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, अलग अलग आरएनए के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है हम भाई। आरएनए प्रोसेसिंग, हमारा जब बच्चे एचएनआरएनए बनेगा उसके अंदर कुछ पार्ट्स होंगे जिन्हें हमें हटाना होगा। इन पार्ट को कहते हैं हम क्या, इंट्रॉन, ये एक्सॉन्स, इंट्रॉन एक्सॉन, और जो एंड में बचा ये से कहते हैं हम एमआरएनए यानी मैच्योर एमआरएनए, ठीक है। और ये किस तरीके से हटते हैं, स्प्लाइजोसोम बनता है, स्प्लाइसिंग होती है जो कि हम में होती है, यूकैरियोट्स में होती है, बट बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। यूकैरियोटिक एमआरएनए मस्ट अंडरगो स्प्लाइसिंग, रिमूवल होता है इंट्रॉन का, 5 प्राइम कैपिंग भी होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब ये बन गया, अच्छा वो तो पहले हो जाती है, 5 प्राइम कैपिंग होती है और पॉली ए टेल भी लगाई जाती है, ठीक है। 3 प्राइम पॉली एडेनाइजेशन होता है, इसके फंक्शनल बाद में होता है। और बात करें अगर हम आगे, डॉग बड़े परेशान करते हैं भाई बहुत ज़्यादा, अब देखो आवाज़ आ रही है ना कितनी। क्रोमेटिन असेस का भी मतलब देखो, बैक्टीरिया का क्या है, बाहर पड़ा है डीएनए, खुला पड़ा है न्यूक्लियोइड में, कोई हिस्टोन नहीं, कोई पैकेजिंग नहीं, सब खुला पड़ा है। आरएनए पॉलीमरेज आएगा, बाइंड होगा, कर देगा काम। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम इतना पैक्ड है, उसे पहले खोलना पड़ेगा, है ना, उसे हेट्रोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन बनाना पड़ेगा। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज उस जीन को एसेस कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता। तो ये रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 32, ये आपको सीक्वेंस दे रखा है बाम H1 का, ये रेस्ट्रिक्शन साइड है, जी के यहाँ पर काटता है, यहाँ पर अगर ये 5 प्राइम है, जी A T C C, तो कट कहाँ पे लगाएगा, यहाँ पे कट लगाएगा, बाम H1। कंस्ट्रक्ट द पैलिंड्रोमिक फॉर द अबव सीक्वेंस, अब इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बना दो भाई, कितना हलवा सवाल है। CCTAGG बन गया पैलिंड्रोमिक, यहाँ से पढ़ो या यहाँ से पढ़ो बराबर। अब कह रहा है ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बाम मतलब जो ये कट लग के जो डीएनए बनेगा उसका डायग्राम बना दो, बना देंगे। क्या 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 बनेगा उसमें बताओ। एक कट यहाँ लगेगा और एक कट लगेगा यहाँ पर, तो किस तरीके से बन जाएगा, 5 प्राइम G, फिर ये अलग हो जाएगा GATCC 3 प्राइम, और यहाँ पर 3 प्राइम CCTAG जी होगा यहाँ पे, तो ये ऐसे बन जाएगा कुछ, और यहाँ पर ये कुछ ऐसे बन जाएगा, और ये 5 प्राइम इस तरीके से बना दोगे। यहाँ पर कट लगा और यहाँ पर कट लगा, कैसे बन गए, स्टिकी एंड बन गए, ठीक। अब थर्ड देखते हैं, PBr322 इज़ अ प्लाज्मिड दैट हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन दैट हैज़ अ रिस्ट्रिक्शन साइड। अब अगर आपने प्लाज्मिड PBr322 देखा हो तो PBr322 में 2 साइट होती हैं, एक होती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट और एक होती है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की, ठीक है। यहाँ पर ये ORI होता है,
यहाँ पर ये ROP होता है और कुछ क्लीवेज साइट होती है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है। अब स्टूडेंट्स कह रहा है कि BAM-H1 को यूज़ करा, ठीक है, जो BAM-H1 ने कहाँ काटा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पर, यहाँ पर इसने कट लगाया BAM-H1 ने, तो स्टूडेंट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन तो अब काम नहीं करेगा। हाउ विल इट इम्पैक्ट द रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट DNA टू एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। अब देखो, अगर इस प्लाज्मिड वाले बैक्टीरिया को मैं रखूं किसी ऐसे मीडियम में जहां पर एम्पिसिलिन हो, तो यहाँ पर ये सर्वाइव करेगा। क्यों? क्योंकि एम्पिसिलिन से बचने के लिए इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रोवाइडेड है। लेकिन अगर मैं एम्पिसिलिन की जगह टेट्रासाइक्लिन रख दूँ तो वो तो कट गया, वो तो BAM-H1 ने काट दिया, फंक्शनल नहीं रहा, तो वहाँ पर ये मर जाएगा, तो ये इम्पैक्ट होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम इसे ऐसे देख सकते हैं, देखो BAM-H1 कट बोथ द वेक्टर एंड फॉरेन DNA एट द सेम साइट, ठीक है, लिविंग कॉम्प्लीमेंट्री DNA, कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड, सही है। दी स्टिकी एंड बेस पेयर एंड फ्रॉम, अरे अच्छा तो B का है ना, ठीक है। C का देखो, एम्पिसिलिन ट्रांसफॉर्मेट रिमेन रेजिस्टेंट, क्योंकि उसके पास एम्पिसिलिन है ना, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय BAM-H1। टेट्रासाइक्लिन में सेंसिटिव हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो बैक्टीरिया जो है, ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया जो है वो मर जाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का जीन तो BAM-H1 ने काट दिया। देखो इस तरीके से आपको दिखा रखा है पूरा, किस तरीके से प्लाज्मिड है, ये GATTC है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी यहाँ से BAM-H1 से काटा और यहाँ पर भी BAM-H1 से काटा, तो सेम स्टिकी एंड बनेंगे, तो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सब बता रखा है फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA। लास्ट क्वेश्चन भैया, मुझे भी इंतज़ार था, आपको भी इंतज़ार है, 1 घंटे की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है। तो 33 क्वेश्चन, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। कॉम्पिटिशन इज़ नॉट लिमिटेड टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ABCDE, इन्हें एक्सप्लेन करना है, कर देंगे। चलो ये रहा एक्सप्लेनेशन, क्या कह रहा है, कॉम्पिटिशन बिटवीन अनरिलेटेड स्पीसीज इज़ नॉट लिमिटेड। रिलेटेड स्पीसीज जो होते हैं उसमें कंपटीशन रिलेटेड नहीं होता क्या? देखो अगर हम कंपटीशन देखें अनरिलेटेड स्पीसीज में, तो एग्जांपल देखो, साउथ अमेरिकन लेक में जो फ्लेमिंगो आती थी, उन्होंने रेजिडेंट फिश के साथ कॉम्पीट करा सेम फूड के लिए, तो ये तो बात गड़बड़ हो गई। ये हो गया ना एक्सप्लेनेशन। बी का देखो, रिसोर्स नॉट बीइंग लिमिटेड, क्या कह रहा है बी, कंपटीशन इज़ नॉट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन रिसोर्स बीइंग लिमिटिंग, मतलब कंपटीशन तभी होगा जब रिसोर्स की कमी हो। नहीं, यहाँ पर आप कछुए वाली बात ध्यान रखना। जैसे कि एबिंगडन टॉर्टोइज और गोट्स इन गैलापागोस। भाई गैलापागोस में आपने अगर जैसे ही गोट को इंट्रोड्यूस करा और वहाँ पे एबिंगडन टॉर्टोइज होगा, तो वो देख के कहेगा, क्योंकि गोट की ग्रास खाने की क्षमता ज़्यादा है, लेकिन ग्रास तो पूरे में है, तो रिसोर्स की कमी नहीं है, लेकिन उसे लग रहा है ये तो सारी खा जाएगा क्योंकि उसकी ईटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, टॉर्टोइज की नहीं है, तो इसी गम में मर जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक कैसा है, कंपटीशन है, फालतू का कंपटीशन है, ये चीज़ है तब भी जलन के मारे है ना। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकर इन नेचर, क्या कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन नेचर में ही होता है? नहीं भाई, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने पढ़ा नहीं क्या? गॉस प्रिंसिपल, उसने 2 क्या लिया था, स्पीसीज लिया था जो सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर रहे थे, वो आपस में कोएग्जिस्ट नहीं कर पाए, और ये सब लैब में कराया गया था। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया, हमने जस्टिफाई करा, गलत प्रूफ करा इसे। कॉम्पीटिंग स्पीसीज में इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर कोएग्जिस्टेंस, हाँ, स्पीसीज इवॉल्व रिसोर्स पार्टीशनिंग। मान लो एक पेड़ है, अब कई सारी चिड़ियां हैं, वो अलग अलग जगह खाना खाती है, ऊपर खाती है, हर किसी ने अपने डिवाइड पार्ट कर लिए, तो अब इसमें क्या होगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिसोर्स की पार्टीशन बना ली, ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा तेरा, ये हिस्सा मेरा, तो कंपटीशन उन्होंने कम करा। को एग्जिस्टेंस के लिए उन्होंने कुछ इवोल्यूशन करे, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करा, कह सकते हो।
अगला क्या कह रहा है, ई कंपटीशन इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज से कॉम्पिटिटिव वो आता है क्या, कंपटीशन नेचर में। व्हेन अ डोमिनेंट कॉम्पिटिटर इज रिमूव्ड, अगर कोई डोमिनेंट कॉम्पिटिटर है, यानी जो तगड़ा डोमिनेंट वही कॉम्पीट कर सकता है, उसे हम हटा दें, तो जो छोटे छोटे स्पीसीज़ हैं वो अपनी रेंज को बढ़ाएंगे। जैसे एग्जांपल हो गया, अगर हम बैलेनस को हटाएंगे तो छैथमेलस बढ़ जाएंगे। अब इसका नाम पता नहीं कैसा है, तो ये कुछ था। और अगला क्या दे रखा है इसमें भाई, थोड़ी एनर्जी कम हो गई अब। बी, ए और बी, हाउ डज अ सिंपल फूड चेन एग्जाम्पलीफाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। किस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को एग्जाम्पलीफाई करती है। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, फूड चेन में कैसे लगता है ये देखो। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और फूड चेन में भी तो यही है, एनर्जी क्रिएट हो रही है क्या, सन से आ रही है, आगे जा रही है, फिर वो ऑर्गेनिज्म मरता है और वो धरती में मिलता है, वही एनर्जी प्लांट ले लेते हैं, फिर से वो साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो सेम यही चीज़ होती है। इंग्लिश में दे रखा, अब इसे पढ़ लेना यार इंग्लिश में चीज़ें। द टेबल शो द नंबर ऑफ स्पीसीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द, देखो यहाँ पर बर्ड स्पीसीज देखो कोलंबा में इतनी है, ये कम है, और देखो कम होती जा रही है, डिक्रीजिंग। तो आपको बताऊँ, ये अगर ग्लोब है तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे तो स्पीसीज़ कम होंगी। क्यों, क्योंकि भाई सनलाइट नहीं है ना, सनलाइट नहीं है। देखो क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, देखो ना। कॉमन फैक्टर क्या है, सबसे पहला टाइम स्टेबिलिटी। ट्रॉपिक लेवल जो है, ट्रॉपिक जो इक्वेटर के पास हैं, अनडिस्टर्ब रहे हैं वो मिलियन ऑफ ईयर, तो मैंने वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो स्टेबल है। लेकिन पोल्स पर जाओ, ग्लेशियर कब पिघल जाए और कब तुम्हारा एवलांच आ जाए, बर्फ़ फिसल जाए, कब स्पीसीज़ मर जाए पता नहीं चलेगा। ये एक रीज़न है। सोलर एनर्जी भी दूसरा रीज़न है, क्योंकि सोलर एनर्जी होगी वहाँ प्लांटेशन होगी, बायोमास बनेगा तो खाने के लिए होगा तो मोर डाइवर्सिटी होगी। सिंपल सा रीज़न है ये। तो इसी के साथ आज हमने ये सैम्पल पेपर पूरा कंप्लीट करा। पूरे 1 घंटे में, 3 घंटे का पेपर 1 घंटे में समझा दिया। आप इसे फिर से देख लीजिएगा जहाँ समझ ना आया हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अननेसेसरीली इस पेपर को एक्सप्लेन कर करके 2-2.5 घंटे का बना दूँ। ठीक है, तो आप भी नहीं देखते वो चीज़। ठीक है, तो आप वो जो इंग्लिश में लिखा था पूरे जो आंसर्स थे उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और उन्हें रिवाइज़ कर लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से, इस सेशन से आपको कल के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए, अब कल आपके लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका पूरा सॉल्यूशन लेके आएंगे। और अगर आप और कुछ चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक प्रॉमिस आप मुझसे करो, कल जब आप एग्ज़ाम देकर आओगे, अगर मेरे सेशंस में से CUET PG वाले, CUET UG वाले में से जो टॉप PYQ सीरीज़ है, और आज के इस सेशन में से अगर आपको कई क्वेश्चंस मिलते हैं, अगर आपको हेल्प होती हुई दिखाई देती है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज आपके कमेंट ही हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। और कल के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ऑल द वेरी बेस्ट।